दूसरा जो भाग है वो है केंद्रक। केंद्रक है क्या? केंद्रक यानी सेंटर। जैसे विद्यालय में सबसे सेंटर हमारा प्रिंसिपल का रूम होता है या ऑफिस होता है, उसी तरह का हर कोशिका के हर कार्य को करने की सूचना उसको केंद्रक से मिलती है। केंद्रक है क्या? केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक आवरण होता है, डबल लेयर्ड होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होगी केंद्रक के अंदर, उसको हम केंद्रक की झिल्ली कहते हैं। और इस झिल्ली में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर कोशिका कहाँ पे है वो? कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य से चीजें केंद्रक में आ जा सकती हैं। जैसे हम स्कूल में आने के बाद ऑफिस में कोई काम हो तो जा सकते हैं, या ऑफिस से कोई चीज बाहर आ सकती है, सेम वैसे ही कोशिका द्रव्य के केंद्रक से बाहर आ जा पाता है। अब इसी केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, जो कोशिका के विभाजन के समय छड़ के आकार के दिखाई देते हैं, रॉड शेप दिखते हैं। क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुण होते हैं जो हमें माता पिता के डीएनए से मिलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म देख लीजिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जो आप एक डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, एक स्ट्रैंड आपको माता से मिलता है और दूसरा आपको पिता से मिलता है। यह एक से दूसरे जनरेशन में जाता रहता है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का। डीएनए अणु कोशिका के निर्माण में संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। अब देख लीजिए इसमें क्या है, डीएनए का जो सबसे फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है जीन। ये देखिए एक कोशिका का ये चित्र दिख रहा है आपको, और ये जो बना है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये आपका केंद्रक है, यानी केंद्र है। इसी से सारी सूचनाएं इधर आती जाती है। अब यहाँ आप देख रहे हो इसका मेम्ब्रेन है, ठीक। इसी मेम्ब्रेन के थ्रू सूचनाएं आती है, और ये जो धागे जैसी संरचनाएं दिख रही है क्रोमैटिन, यही आपका क्रोमोसोम बनाती है। अब इसी को डिटेल में देख लीजिए। एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस ये दिख रहा है। इस तरीके का विभाजन के समय एक्स की तरीके की दिखती हैं। जब इसको और इस भाग को हम बड़ा करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें डीएनए की संरचना, देखिए मैंने बताया डबल स्ट्रैंडेड है, दो, एक इधर से और एक इधर से। अब इसी के इस पोर्शन को, सिर्फ थोड़े से पोर्शन को लिया जाए तो वो आता है आपका जीन। यानी जीन, अगर जीन्स कहते हैं ना कि कैसे माता पिता से जो आपको जीन्स मिले हैं, तो वह क्या है? डीएनए का एक क्रियात्मक खंड, फंक्शनल यूनिट ऑफ अ डीएनए इज कॉल्ड जीन। अब कोशिका में आपकी संरचना ये है कहाँ? ये हमेशा, वैसे तो आपको पढ़ाऊंगे भी, डीएनए दो जगह पाया जाता है, यहाँ पे भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, और पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। पर यहाँ पर नॉर्मल सभी कोशिकाओं में डीएनए जो है वह कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। ये याद रखिए। और ये जो डायग्राम है इसको आप अच्छे से बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए। ये डायग्राम हमेशा बनाने के लिए आता है कि पादप कोशिका अथवा जंतु कोशिका बना के उसके विभिन्न भागों का नाम लिखिए। इसमें सारे सेल के जितने भी पार्ट, ये देखिए बाहर के हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है, ये बाहर येलो कलर वाली, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि आपको सुरक्षा प्रदान करती है, बाउंड्री प्रदान करती है, इसके बारे में है। ये आपने देख लिया। इसके बाहर जो अब यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे न्यूक्लियस के बाहर जो है वो क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक, ऑफिस में भी एक हेड होते हैं। जैसे ऑफिस में प्रिंसिपल मैम है, वो हो गई समझ लीजिए आपकी न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस, एक रूम हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कोशिकाओं की, जैसे कि बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया जैसे कुछ कोशिकाओं में केंद्र का क्षेत्र, मतलब केंद्र जैसा कोई संरचना दिखती नहीं है। देखिए इसमें आप, ये एक बैक्टीरिया का सेल का डायग्राम है, इसमें आपको केंद्र कहीं दिखेगा नहीं, स्पष्ट, बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक झिल्ली, देखिए सिर्फ डीएनए होता है इसमें। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमैटिन पदार्थ, ये जो ग्रीन और लाइट ब्लू दिख रहा है ये वाला, ऐसे क्षेत्र को हम केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, ऐसे सारे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होगी, उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब होता है सबसे पहला, प्रो का मतलब ही होता है पहला, पूर्वकैरियोट मतलब जो सबसे पहले बना हो। प्रोकैरियोटिक में जो सबसे पहले बनने वाली कोशिकाओं, जिसमें ये, जैसे ये जो मैं आपको दिखा रही था वो यूकैरियोटिक था, और ये कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोट। जिन जीव की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट, जो इसके पहले हमने देखा था वो कौन सी कोशिका थी? यूकैरियोट। जितने भी जंतु और पादप कोशिकाएं वो यूकैरियोट में आती हैं। बैक्टीरिया और कुछ फंजाई, कुछ अलग जीवों में जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। इनमें केंद्रक जैसी संरचनाएं या केंद्रक जैसा कोई चीज नहीं होता, सिर्फ क्रोमैटिन जैसी एक चीज पाई जाती। ऐसा एक आभास होता है कि यहाँ पर कुछ है जो कि केंद्रक की तरह काम करता है, लेकिन इनका भी अपना डीएनए होता है। डीएनए और आरएनए दो जेनेटिक मटेरियल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो कुछ में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ में आरएनए।
ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की वह कोशिका है। फिलहाल आप दो चीज़ देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यह अंतर बहुत भी पूछा जाता है, आप इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। जनरली पहले साइज से देखते हैं, यह आकार में प्राय छोटे होते हैं, यह आकार में प्राय बड़ा होता है। इसमें केंद्रक की झिल्ली, केंद्र के बाहर जो आवरण है वह क्या होता है, अनुपस्थिति। इसी की बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया है। इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है। क्रोमोसोम प्राय, क्रोमोसोम यहाँ पे कैसा होता है, एक होता है, नंबर संख्या कम। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम प्राय एक से अधिक होते हैं। इनमें जो है बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जितने अभी मैं सेल ऑर्गेनल बताऊंगी वो लगभग सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वाले जीवों में क्लोरोफिल भी होता है। कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसमें क्लोरोफिल जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन यूकैरियोट में जो प्लांट कोशिकाएं हैं उसमें आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। अब ये देख लीजिए, यहाँ चित्र द्वारा अंतर समझ लीजिए। यह एक कोशिका है, नॉर्मल जंतु कोशिका है, और ये एक आपकी, समझ लीजिए, ये आपकी यूकैरियोटिक कोशिका है, ये आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तब इसमें यहाँ पे देखिए अंतर, इसका क्रोमैटिन, इसका जो क्रोमैटिन है वो कैसा है, अलग तरीके का है। अब ये देखिए, यहाँ पे आप पूरा एकदम क्लियरली देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से न्यूक्लियस के आधार पर दो तरह की कोशिकाएं होंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब जो तीसरा चीज हमें पढ़ना है वह है आपका कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य पहला आपने पढ़ लिया प्लाज्मा में, दूसरा केंद्रक, और तीसरा है कोशिका द्रव्य। यह सबसे बड़ा पार्ट आप देख रहे हो कोशिका के एक डायग्राम में। देखो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियस हो गया, बताया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हो गया, इसका मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद जितनी चीजें बचती हैं, जो भरा हुआ क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है आपका, कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है। इसमें बहुत सारे विशिष्ट कोशिका के घटक यानी सारे ऑर्गेनेल इसी में पाए जाते हैं, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। प्रत्येक अंग कोशिका के लिए एक विशिष्ट कार्य करते हैं। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं सेल के, वह जो है अलग अलग कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य यानी ये और केंद्रक, इसको और इसको दोनों को मिलाकर हम जीव द्रव्य कहते हैं। इन दोनों का संगठन अगर एक साथ पूछा जाए तो उसको हम जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक। और बाहर वाला क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस को मिला दिया तो हो गया आपका जीव द्रव्य। अब ये एक जो ये डायग्राम बना है, ये एनिमल सेल का डायग्राम है। एनिमल सेल का डायग्राम आप समझ रहे हैं, यानी आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। आप कौन कौन से अंग पाए जाते हैं आपके साइटोप्लाज्म में, देखिए, बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं जिनमें बहुकोशिक जीव की कोशिकाएं भी शामिल होती हैं, उन सबको मेटाबॉलिक उपापचय यानी मेटाबॉलिक क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है। मेटाबॉलिक मतलब सारी क्रियाएं जो आप करते हो, जैसे श्वसन, पाचन, ये सारी, जिससे वह जटिल संरचना को कार्य के सहारा दे सकती है। इन विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं को अलग अलग करने के लिए कोशिकाएं जो है झिल्ली छोटी छोटी अपने अंगकों का उपयोग करती हैं। कौन कौन सी हैं, अंतद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राजधानी यानी वैक्यूल आदि कोशिका अंगों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है और सबका क्या क्या कार्य है यह भी आपको जानना है। ये सारे अंग ही मिलकर कोशिका के समस्त कार्यों को संपादित करते हैं या करते हैं। चाहे वो कोई भी क्रिया कोशिका के अंदर होने वाली जितनी भी होगी, उन सब में इनका अपना अपना रोल है। धीरे धीरे हम देखेंगे एक एक के बारे में, कौन का। इसमें एक चीज़ ये भी है कि किसने कब किस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी, किस साइंटिस्ट ने की थी, ये भी आपको जानना है। लेकिन ये सारे जो है, इनके अलावा भी कुछ और भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते जाएंगे। किसके बारे में, सेल ऑर्गेनल या कोशिका अंगों के बारे में। यहाँ सबसे पहले शुरू करते हैं ER या अंतर्द्रव्य जालिका। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। इसमें क्या है, इसको इंग्लिश में ही आप याद करें, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली ट्यूब्स की तरह एक घूमी हुई ट्यूब्स की संरचनाएं होती हैं। ये लंबी नलिकाएं होती हैं या गोल होती हैं, इस तरीके गोल होंगी या लंबी ट्यूब की तरह होंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्लाज्मा झिल्ली के जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी तरीके की। ये दो तरीके की है, RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब
हम रफ RER को यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो थोड़ी खुरदरी इसी से नाम पड़ा है आपको रफ क्यों होती है, क्योंकि इसकी इस संरचना में ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो जिनमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो खुरदुरी हो जाती हैं, इसलिए इनको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेल है, वह काम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो तैयार प्रोटीन होती है वह किसके थ्रू जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा दूसरे ऑर्गेनेल्स को पहुंचाई जाती है। दूसरी जिन पर आपकी राइबोसोम नहीं पाई जाती हैं वो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो चीज याद रखिए, जिसके ऊपर राइबोसोम होगा वो रफ, जिसके ऊपर नहीं होगा वो स्मूथ। ये करता क्या है, ये लिपिड बनाने में, प्रोटीन बनाने में राइबोसोम क्या करता है। अब ये देखिए डायग्राम देखिए आप, इस डायग्राम से आप अच्छे से इसमें देखिए ये जो संरचना दिख रही है जिसके ऊपर गोले गोले छोटे छोटे स्मॉल बीड्स जैसी संरचना बनी हुई है, ये हो गई आपकी रफ, ठीक, यानी खुरदुरी वाली, खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका जिसपे रफ, जिसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं। और जिनके ऊपर नहीं बनी हुई, देखिए ये स्मूथ पोर्शन है, इसमें नहीं बना हुआ है, वो बिल्कुल प्लेन है, उसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, तो उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये देखिए ये पूरी एक कोशिका का चित्र है, ये केंद्रक। अब केंद्र से यहाँ सूचना मिलती है, यहाँ प्रोटीन संश्लेषण होता है, किसके ऊपर होगा, प्रोटीन संश्लेषण इन राइबोसोम्स पे होगा, जिसको जहाँ जरूरत रहेगी वह उसको ट्रांसफर करेगा। अब इसका कार्य जान लीजिए, कार्य है ये बीच में एक कनेक्शन का काम करते हैं, किसके, केंद्रक के और साइटोप्लाज्म के। कोशिका द्रव्य और केंद्रक के मध्य प्रोटीन के लिए, प्रोटीन को ले आने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। और यह जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक आकार यानी ये ढांचे को, मतलब उस कोशिका का आकार कैसा होगा वह भी बनाने का कार्य आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो वसा और लिपिड बनाने का कार्य करता है और उसमें उसकी सहायता करता है। लिवर में जो ये कोशिकाएं होती हैं ये पॉइजन की और दवाओं की जो नेगेटिविटी है, विषाक्तता है, मतलब अगर पॉइजन है तो उसको कम करने का काम भी आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करते हैं।